अब रचिता अपने मायके कम जाती थी या फिर रमन के साथ ही 1-2 घंटे के लिए जाकर आ जाती थी। ये बात कुछ अजीब थी। जरूर कोई ना कोई बात हुई है, ये उसकी अनुभवी सास सुलोचना जी को लगने लगा था। 1-2 बार उन्होंने उससे पूछने की कोशिश भी की, बेटा क्या बात है, आजकल तुम अपने मायके रुकने के लिए भी नहीं जाती हो और सिर्फ घंटे 2 घंटे में वापस लौट आती हो। कुछ बात हुई है क्या? नहीं तो लड़की अपने मायके रुकने से खुश हो जाती है। उनकी बात सुनकर रचिता सक पकाते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब मैं घर की इकलौती बहू हूँ तो पहली जिम्मेदारी मेरी यहाँ की है, इसलिए मैं उनके साथ ही जाती हूँ और उनके साथ ही वापस आ जाती हूँ। आखिर मुझे अपनी जिम्मेदारी भी तो पूरी करनी है। पर बेटा, हमारी तरफ से तो ऐसी कोई जिम्मेदारी है नहीं तुम पर कि तुम अपनी मम्मी के साथ कुछ वक्त बिता भी ना पाओ। शादी के शुरुआती दिनों में तो बेटियों तो मायके जाती आती ही अच्छी लगती है, बाद में तो फिर वैसे ही जिम्मेदारियां सिर पर आ जाती है तो जाना ही नहीं हो पाता। इसलिए तुम 1-2 दिन मायके रुक जाया करो, सुलोचना जी ने उसे समझाया। पर उनकी इस बात का रचिता कोई भी ढंग से जवाब ही नहीं दे पाई। आखिर कैसे कहती कि उसे तो अब अपने मायके की आर्थिक स्थिति को देखकर शर्म आने लगी है। खैर, उसने जवाब नहीं दिया तो सुलोचना जी ने भी ज़्यादा उसके पीछे पड़ना ठीक नहीं समझा। खैर, उन्हीं दिनों रचिता की ननद वैभवी के लिए सुलोचना जी ने लड़का देखा और पसंद आ जाने पर बात पक्की हो गई। सगाई का मुहूर्त 10 दिन बाद का ही निकला। उसके लिए उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार बड़ा सा होटल बुक किया। मेहमानों और रिश्तेदारों की लिस्ट में रचिता के मायके वालों का नाम भी था। ये देखकर रचिता घबरा गई, इसलिए नहीं कि उसकी पोल खुल जाएगी, बल्कि इसलिए कि ऐसे स्टैंडर्ड के प्रोग्राम में उसकी मम्मी और भाई भाभी कहाँ निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अच्छे लगेंगे। ननद की सगाई के प्रोग्राम में तो ससुराल के सारे रिश्तेदार मौजूद होंगे और सभी एक से बढ़कर एक अमीर लोग हैं। उनके बीच में उसकी तो नाक ही कट जाएगी, सिर्फ इस कारण कि उसके मायके वाले गरीब है। ना तो कहीं से उसका रहन सहन मैच करता है और ना ही कहीं से उनके कपड़े और बोलचाल। रचिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपने मायके वालों को यहाँ आने से रोके। तभी सुलोचना जी ने रमन से कहा, मैं सोच रही हूँ कि जो खास रिश्तेदार है उन लोगों को तो मैं तुम्हारे पापा के साथ जाकर खुद ही न्योता दे देती हूँ। ये सुनकर रमन ने कहा, हाँ मम्मी, ये तो आपने सही कहा। खास रिश्तेदारों को तो आप और पापा जाकर ही न्योता दे तो सही है। रमन की बात सुनकर उसके पापा बोले, तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, शुरुआत तुम्हारे मायके से करते हैं, फिर बहू के मायके, मेरी बहन के यहाँ सबको न्योता देकर के हम लोग आ जाते हैं। बाकी रिश्तेदारों को रमन न्योता देता रहेगा। हाँ ये ठीक है, सारे खास रिश्तेदारों को पहले न्योता दे देते हैं। रमन बेटा, एक काम करो, तुम मिठाई के डिब्बे पैक करवा लो। आखिर न्योता देने जा रहे हैं तो मिठाई के डिब्बे भी साथ ले जाएंगे, यूँ खाली हाथ जाते अच्छे नहीं लगेंगे। सुलोचना जी ने कहा तो रमन ने मिठाई ऑर्डर कर दी। हे भगवान, मेरे सास ससुर न्योता देने जाएंगे तो मेरे मायके वाले तो ज़रूर आएंगे, फिर तो अच्छे से मेरी नाक कट जाएगी। जिंदगी भर के लिए दूसरे रिश्तेदारों से ताने मिलेंगे वो अलग। मन ही मन सोचते हुए उसी समय उसने बहाना करते हुए अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मेरे मायके आप जा तो रहे हो लेकिन वहाँ तो आपको कोई मिलेगा भी नहीं। भाभी की बहन के ससुराल में कुछ ज़रूरी प्रोग्राम है तो वो लोग सभी वहाँ गए हैं। मम्मी का भी न्योता था इसलिए मम्मी भी उनके साथ ही गई है। हो सकता है कि वो 2 दिन बाद लौटे। अच्छा, अच्छा हुआ बहू जो तूने बता दिया, वरना हमारा वहाँ जाना समय व्यर्थ करना ही होता। कोई बात नहीं, हम अभी उन्हें फ़ोन पर कह देते हैं और कार्ड और मिठाई उन्हें हम बाद में दे देंगे। अभी फ़िलहाल तो चलो दूसरे रिश्तेदारों को न्योता दे आते हैं। कहकर सुलोचना जी रचिता के मायके फ़ोन लगाने लगी तो रचिता ने रोक दिया। मम्मी जी, उन्हें बाद में न्योता दे ही आएंगे तो फिर फ़ोन क्यों लगा रहे हो? मम्मी कितने दिनों बाद तो बाहर निकली है, शायद वो आपका फ़ोन पिक ही ना करे। क्या है ना कि भाभी तो उनके दीदी के ससुराल में है तो काम में लगी होगी। और रही बात मम्मी की, तो मेरी मम्मी कहाँ इतनी पढ़ी लिखी है कि एक फ़ोन भी अच्छे से हैंडल कर सके। अरे पर उनके कान में तो ये बात डाल ही देती हूँ ना, ताकि उन्हें ये ना लगे कि हमने उन्हें बताया ही नहीं। सुलोचना जी ने कहा, अरे क्यों तुम परेशान हो रही हो? जब बहू ने खुद कह दिया तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। आखिर अपने मायके वालों को वो हमसे बेहतर जानती है। कहकर रमन के पापा ने उन्हें चुप करवा दिया।
खैर उस दिन तो बात आई गई हो गई। दूसरे दिन रचिता ने सुलोचना जी से कहा, मम्मी जी मैंने मेरी मम्मी को बता दिया है कि मेरी ननद की सगाई है, बस तैयार रहना। न्योता आप जब आओगे तो आपके घर पर पहुंचा दूंगी। उसकी बात सुनकर सुलोचना जी भी चिंता मुक्त हो गई। उनके अनुसार अब सभी खास रिश्तेदारों तक न्योता पहुंच चुका था। 2 दिन बाद रचिता ने सुलोचना जी से कहा, मम्मी जी मुझे मम्मी से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। आप कहो तो क्या मैं अपने मायके जा आऊँ? मैं न्योता भी दे आऊंगी। रचिता ने पहली बार मायके जाने के लिए पूछा था, इसलिए सुलोचना जी भी मना नहीं कर पाई और उसे भेज दिया। रचिता गई तो सही, लेकिन न्योता उनके हाथ में पकड़ाकर ये ज़रूर कहकर आई कि आप लोगों को आना है तो थोड़ा ढंग से तैयार होकर आना, और आपके पास कपड़े नहीं हैं तो मैं भिजवा दूंगी, पर इन फटीचर कपड़ों में मत आना, और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना मेरी ससुराल में नाक कटवा दोगे आप लोग। ये सुनकर वैदेही तिलमिला गई। ननद रानी न्योता देने आई हो या मना करने आई हो? और ये आपकी जबान है या आपके ससुराल वालों की जबान है? भाभी मेरा ससुराल आप लोगों की तरह नहीं है। उनकी अपनी इज्जत है, एक स्टैंडर्ड है। 5 स्टार होटल में प्रोग्राम कर रहे हैं वो लोग, जो आपकी औकात से बहुत बाहर है। उन्हें तो आपके टीन शेड के मकान में आने में भी शर्म लगती है। देख लो, न्योता देने भी मैं आई हूँ। ये तो न्योता देने आई ही क्यों हो? तू तेरे ससुराल में खुश रहे। हमने तो नहीं कहा कि तू हमें यहाँ न्योता देने आ। जिस रास्ते आई है उसी रास्ते चली जा। तू हमारे परिवार की बेटी कहलाने लायक नहीं है। आखिर चंचल जी ने उत्तर दिया तो रचिता पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। खैर जिस दिन सगाई थी उस दिन रचिता के मायके से कोई भी नहीं आया। ये देखकर सुलोचना जी ने पूछा तो रचिता ने कहा, पता नहीं मम्मी जी, पर कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए नहीं आ पाए। खैर काम में बिजी होने के कारण सुलोचना जी ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं और प्रोग्राम अच्छे से हो गया। प्रोग्राम हो जाने के बाद सुलोचना जी ने रमन से कहा, बेटा बहू तो थक चुकी है, वो और वैभवी तो घर जा चुकी है आराम करने, पर तू एक काम कर, यहाँ से मिठाई लेकर जा और तेरे ससुराल पहुँचा कर आ। अच्छा नहीं लगता बेटा, आखिर वो तेरा ससुराल है। ज़रूरी काम में फंसे थे तो कम से कम मिठाई तो उन तक पहुँचा कर के आ। सुलोचना जी की बात मानकर रमन मिठाई लेकर अपने ससुराल पहुंचा तो जयेश और चंचल जी ने तो कुछ नहीं कहा, पर उसे मिठाई के साथ देखकर वैदेही चिढ़ गई। माफ करना नंदोई जी, हम गरीब जरूर है पर तिरस्कार की मिठाई नहीं खाते। उसकी बात सुनकर रमन हैरान रह गया। जब उसने पूछा तो वैदेही ने रचिता की कही सारी बातें उसे कह सुनाई। ये सुनकर तो रमन को और भी बहुत गुस्सा आया, पर उस समय क्या ही कहता। उसने हाथ जोड़कर रचिता की तरफ से उन लोगों से माफ़ी मांगी और सारी बातें उन्हें क्लियर की। घर आने के बाद रमन ने सबके सामने ही रचिता की क्लास ले ली। रचिता किस जगह से आई हो तुम? अपनी औकात भूल गई हो क्या? उस टीन शेड के मकान में पलकर बड़ी हुई हो तुम, जिसे देखते ही अब तुम्हें शर्म आती है। इतना गुरूर कि अपनी माँ और भाई तक का अपमान करके आ गई। ये याद रखो, अपनी मेहनत की खा रहे हैं वो लोग, उन्हें बेइज्जत करने का हक किसी को भी नहीं है। ये सुनकर सुलोचना जी ने कहा, बहू अपने मायके की अपने ससुराल में इज्जत करवाना एक बेटी के हाथों में होता है, और तुम उन्हें बेइज्जत कर रही हो सिर्फ इस कारण कि वो लोग गरीब है। कितने शर्म की बात है। भूलो मत, ये प्रॉपर्टी मेरी और मेरे पति की है, इस पर तो तुम्हारा भी हक नहीं है। अगर आज हम अपना सपोर्ट हटा दे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे भैया भाभी के पास टीन शेड का मकान तो है, तुम्हारे पास क्या है? इंसान को अपनी औकात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ससुराल में इतनी लताड़ पड़ने के बाद में और सास ससुर की प्रॉपर्टी हाथ से जाने के नाम पर रचिता की आंखें खुली और उसने सबसे माफ़ी मांगी। यहाँ तक कि दूसरे दिन अपने मायके जाकर भी सब लोगों से माफ़ी मांगी।